हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 3 बल तथा गति के नियम, तो इसका लेक्चर 5 अपलोड हो चुका है। आज ये लेक्चर 6 है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जड़त्व एवं द्रव्यमान, ठीक है ना। जड़त्व एवं द्रव्यमान, इनर्शिया एंड मास, दोनों में क्या संबंध है, ठीक है ना। जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है, ये भी न्यूटन के पहले गति से ही पता चलता है। दिया जड़त्व के विभिन्न प्रकारों के अध्ययन से पता चलता है कि प्रत्येक वस्तु चाहे विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, ठीक ना। मतलब वह कि जड़त्व का 3 प्रकार पढ़े हम लोग। 3 प्रकार कौन कौन सा पढ़े थे? एक पढ़े थे विराम जड़त्व, दूसरा क्या पढ़े गति जड़त्व, और तीसरा क्या पढ़े दिशा जड़त्व। जब सभी टाइप को पढ़े तो पढ़ने पर यह पता चला कि वस्तु किसी भी स्थिति में हो, चाहे रुका हुआ हो विराम में, चाहे गतिशील में हो, ठीक ना। वस्तु चाहती है हम पहले जैसा कंडीशन में रहे। जो विराम में है विराम में रहना चाहती है, जो गति में है वो गति में रहना चाहती है, ठीक ना। अपना मूल अवस्था बनाए रखना चाहती है। बिना किसी बाह्य बल के प्रयोग से कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला पाती। जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे, कोई वस्तु अपना कंडीशन को क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। विराम में है तो उसी में रहेगा, गति में है तो उसी में रहेगा। उसको स्थिति बदलने के लिए क्या चाहिए, बाहरी बल चाहिए, ठीक ना। स्थिति बदलने के लिए उसको बाहरी बल चाहिए। बाहरी बल नहीं मिलेगा तो स्थिति नहीं बदलेगा उसका। तो इसके लिए हम कुछ अवलोकन करते हैं। जैसे देखो, एक ठेला गाड़ी पर जितना बल लगाकर चलाया जाता है, उतना ही बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता, ठीक ना। तो ठेला गाड़ी का आदमी देखो, पूरा मार पैडल पूरा पैडल मार के जो पूरा क्या करता है, ताकत लगा के बल लगा के चलाता है, ठीक ना। यानी जितना बल मान लो कि ठेला गाड़ी में लगाया गया, मान लो 50 न्यूटन लगाया, 100 न्यूटन लगाया, यदि वही 50 न्यूटन का बल रेलगाड़ी को धक्का दिया जाए तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। वो हिलेगा तक नहीं, तो क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज्यादा है। रेलगाड़ी का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा। तो यहाँ देखिए, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहते हैं, अर्थात रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी के जड़त्व से अधिक है, ठीक ना। रेलगाड़ी का क्या है जड़त्व, ठेला गाड़ी के जड़त्व से अधिक है, ठीक ना। क्यों अधिक है? क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है, ठीक ना। इसी प्रकार जो है, एक साइकिल को हम लोग जितना आसानी से जितना बल लगा के घसका देते हैं, उतना बल लगा के अब कोई मोटर से घसकाएंगे वो नहीं घसकेगा, उसमें थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो है मोटर से द्रव्यमान यानी वजन ज्यादा है, ठीक ना। तो उसको घसकाने के लिए यानी कि जड़त्व में परिवर्तन लाने के लिए, अभी मान लो विराम में है, गति में लाने के लिए हमको ताकत भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक ना। इसी प्रकार जैसे हमारे चलो कि अब एक जो है क्या करना है, कोई 4 चक्का गाड़ी को बस को घसकाना है, तब और ज्यादा बल लगेगा, और ज्यादा क्या लगेगा, बल यानी जड़त्व लगेगा। तो यहाँ से पता चला जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें जड़त्व भी उतना ही अधिक लगेगा, ठीक ना। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें जड़त्व भी उतना ही अधिक लगेगा। ये यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग, यही दोनों में संबंध है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक होता है, उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान, ठीक ना, द्रव्यमान यानी वजन, मास जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। ये क्या द्रव्यमान और जड़त्व में संबंध है। तो पूछ सकता है द्रव्यमान और जड़त्व में क्या संबंध है, तो यही संबंध है। अब एक क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा, ठीक ना। ऑप्शन ए है, एक रबर की गेंद एवं उसकी आकार का पत्थर। रबर का गेंद का जड़त्व ज्यादा होगा कि उसी साइज के पत्थर का जड़त्व ज्यादा होगा? पत्थर भारी है, द्रव्यमान ज्यादा है, जड़त्व भी ज्यादा होगा। दूसरा, एक मोटरसाइकिल या फिर एक साइकिल, मोटरसाइकिल इसका द्रव्यमान ज्यादा है,
तो जड़त्व भी ज्यादा होगा। 5 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये सिक्का, ये थोड़ा मोटा रहता है, भारी रहता है, तो जड़त्व भी इसका ज्यादा होगा, ठीक ना। तो यहाँ तक था न्यूटन का पहला नियम ही, ये सब न्यूटन के पहले नियम के अंतर्गत ही ये सब मिला, ठीक ना। इसको नोट करो। अब हम लोग समझेंगे न्यूटन का दूसरा नियम। तो अगला हेडिंग क्या है? न्यूटन के द्वितीय गति का नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक ना, गति का दूसरा नियम। तो पहला नियम कंप्लीट हो गया। तो पहला नियम के थ्रू हम क्या क्या जाने, जड़त्व क्या है वो जाने, ठीक ना, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं वो जाने। उसके बाद द्रव्यमान और जड़त्व में क्या संबंध है वो जाने, ठीक ना। और पहला नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है, ठीक ना। न्यूटन के पहले नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। और दूसरे नियम से बल की माप मिलती है, मतलब बल को क्या चीज में मापेंगे, बल को जो नापते हैं, जो मापते हैं, ठीक ना, क्या चीज में मापते हैं। तो न्यूटन के प्रथम गति से बल की परिभाषा मिलती है, जबकि द्वितीय नियम से बल की माप प्राप्त होती है। बल की माप यानी क्या चीज में इसको मापेंगे, ठीक ना, जिस चीज में इसको मापेंगे वही क्या होता है? प्राप्त होता है। हमने देखा कि जब किसी वस्तु पर बल आरोपित की जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग मतलब स्पीड, ठीक ना। स्पीड में क्या होता है? परिवर्तन। तो ज्यादा बल लगता है तो वस्तु तेज गति से चलती है, कम बल लगता है तो वस्तु धीरे धीरे चलती है, ठीक ना। तो वेग में परिवर्तन होता है। इस आधार पर न्यूटन के द्वितीय नियम को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे परिभाषित करेंगे। देखो यहाँ पे न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार न्यूटन के गति के न्यूटन के देखो यहाँ पे इस नियम के अनुसार कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक ना, दूसरा नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी असंतुलित बल द्वारा अल्लाह मत करो, इस नियम के अनुसार किसी असंतुलित बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण उस वस्तु पर आरोपित बल का सीधा समानुपाती होता है। आरोपित बल का सीधा समानुपाती होता है तथा उस वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा उस वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा
त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। बल की दिशा में होती है। तो ये है तुम्हारा न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है ना। तो क्या बोला गया, किसी असंतुलित बल द्वारा वस्तु में किया गया त्वरण, ठीक है ना, वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण। असंतुलित मतलब बल हुआ जो संतुलित बल नहीं हो, मतलब जो संतुलित बल नहीं हो, यानी कि जो बराबर बल नहीं, ठीक ना, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे जो लगता हो, उससे क्या हुआ, वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। और ये त्वरण जो है, ये जो बल लग रहा था असंतुलित बल, इस बल का सीधा समानुपाती होता है, यानी कि त्वरण और बल में सीधा का संबंध होगा। कैसा संबंध होगा, सीधा, ठीक है ना। जबकि जो है इस वस्तु का जो द्रव्यमान था, जो वजन था, ठीक है, जो द्रव्यमान था, क्या जो वजन था, वो क्या होगा, बल का उल्टा संबंध होता है। तो बल का नहीं, उस वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती। ये त्वरण जो त्वरण, ठीक ना, त्वरण इस वस्तु के वजन में क्या करेगा, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध बनाएगा, यानी उल्टा संबंध बनाएगा। जैसे देखो इसका, तो पहले हम मानते हैं कि असंतुलित बल क्या है, ठीक है ना। असंतुलित बल क्या है, लिखेंगे, माना कि m द्रव्यमान की वस्तु द्रव्यमान मान लिया हम लोग स्मॉल m, द्रव्यमान कितना मान लिए, m, ठीक है ना। माना कि m द्रव्यमान की वस्तु, माना कि m द्रव्यमान की वस्तु पर वो संतुलित बल F आरोपित की जाती है, F आरोपित की जाती है, जिसके फलस्वरूप वस्तु में त्वरण, जिसके फलस्वरूप वस्तु में त्वरण ए उत्पन्न, जिसके फलस्वरूप वस्तु में त्वरण ए उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो द्वितीय गति के नियम से समझो यहाँ पे, तो हमारा क्या था, ये किसी वस्तु पर किसी असंतुलित बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण। तो असंतुलित बल के कारण, यानी कि असंतुलित बल जो कभी बढ़ता हो कभी घटता हो, इसके कारण जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, वह त्वरण इस बल का सीधा समानुपाती होगा। बल का क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा, ठीक ना। और यह त्वरण जो है इस वस्तु का कितना द्रव्यमान था, कितना वजन था, उस वजन का द्रव्यमान का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा संबंध बनाएगा। मान लिए कि वस्तु का द्रव्यमान m था, वस्तु द्रव्यमान कितना है, m है, ठीक ना। और जो वस्तु पर जो असंतुलित बल लग रहा है वो मान लिए F है, वो संतुलित बल क्या है, F है। और वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हो रही है वो त्वरण मान लिए A है, त्वरण क्या है, A, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे गति के द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक ना, तो द्वितीय नियम क्या कहता है, पहले यहाँ पे कि वो संतुलित बल द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण, या समझो ध्यान, त्वरण जो है बल का समानुपाती होगा। त्वरण क्या है, A है ना, ये सीधा समानुपाती होगा बल का, बल है F है, बल क्या है, F है, बल क्या है, F है। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, समीकरण क्या मान लिए, पहला। और दूसरा संबंध क्या बोला, तो सीधा समानुपाती, यही त्वरण जो है, ठीक ना, ये त्वरण जो है उस वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होगा। त्वरण जो है बल का होगा समानुपाती, और द्रव्यमान का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। यही त्वरण जो है ना, द्रव्यमान का ऐसे नहीं लिखेंगे, द्रव्यमान m है ना, ये हो गया समानुपाती का संबंध। किसका हो गया, समानुपाती का। हमको क्या दिखाना है, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा। क्या बोला गया कि त्वरण जो है
द्रव्यमान का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान m है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/m, 1/m। इसको मतलब समीकरण 2। इसको समानुपाती पढ़ेंगे, a समानुपाती f, इसको पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती, a व्युत्क्रमानुपाती m, a व्युत्क्रमानुपाती m, ठीक है ना। यानी कि बल का सीधा समानुपाती सीधा सीधा संबंध है, और इसका क्या है, उल्टा संबंध है। आप पूछे था इस संबंध का क्या मतलब है, ठीक ना। इस संबंध का मतलब क्या है, जब सीधा संबंध होता है, देखो यहाँ पे सीधा संबंध होता है तो बल जितना बढ़ाएंगे ना तुरंत भी बढ़ेगा, जितना बल बढ़ाएंगे तुरंत भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बल यदि मान लो घटाएंगे हम लोग, बल यदि कम कर देंगे तो उस वस्तु का त्वरण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा रिलेशन। यदि किसी वस्तु का वजन बहुत ज्यादा है, मतलब मास ज्यादा है, ठीक ना, तो त्वरण उसका कम होगा। यदि त्वरण ज्यादा है, मास क्या होगा, कम होगा। उल्टा ये है, जबकि यदि आपके त्वरण ज्यादा है, बल ज्यादा होगा, बल ज्यादा है तो त्वरण ज्यादा होगा। ये होता सीधा संबंध। उल्टा संबंध मतलब हुआ त्वरण ज्यादा द्रव्यमान कम, द्रव्यमान ज्यादा त्वरण कम, ठीक है ना। इतना पहले नोट करो। आगे देखो, अब क्या लिखेंगे, समीकरण को समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, यदि 1 और 2 को यदि मिला देंगे तो क्या होगा, मिलाने पर। देखो पहला क्या था, a समानुपाती f था ना। दूसरा क्या था, a व्युत्क्रमानुपाती m था। अगर दोनों को मिला दिया जाए, ठीक ना, यानी मिलाना मतलब दोनों गुणा करना, ठीक है। कि हम ऐसा कह सकते हैं कि a समानुपाती हो जाएगा, ठीक ना, f को 1 से गुणा कर दो, f होगा बटे m हो जाएगा ना, नीचे m बचेगा ना, ऐसा ये हो जाएगा। तो यानी कि हम दोनों को यदि मिलाएंगे जहाँ संबंध बनेगा a समानुपाती f/m, ये बनेगा, ठीक ना। तो या हम लोग क्या कर सकते हैं, समानुपाती को हटाने के लिए क्या करेंगे, a बराबर देंगे, ठीक ना। समानुपाती किसमें चेंज किए, बराबर में। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इसके बदले कुछ ना कुछ लाएंगे, ठीक ना। मान लो यहाँ पे हम ले आए के लाए k f/m, ठीक ना। जहाँ k क्या है, k एक स्थिरांक, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस ऐसे लाए, ठीक है। जहाँ k एक नियतांक है, नियतांक बोलो स्थिरांक बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना, या कांस्टेंट बोलो। यहाँ k क्या एक नियतांक है या स्थिरांक है, ठीक ना, या इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, कांस्टेंट। इतना ये हो गया, ठीक ना। अब हम लोग क्या किए, या a बराबर k का मान लो 1, क्या मान लो 1, इतना हो गया। और 1 से जब गुना होता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। लिख दो यहाँ पे, माना, यही लिख दो, माना k बराबर 1, k का मान कितना मान लिए, 1 मान लिए, ठीक ना। तो 1 से जब इसमें गुना करें कोई फर्क पड़ेगा, तो a बराबर हो गया f/m, ठीक ना। तो यहाँ भी नीचे में कुछ नहीं, बटे 1 दे दो, f गुना 1 f होगा बराबर m गुना a m a। यही है बल का परिभाषा, सूत्र। बल का सूत्र क्या होता है, यानी f बराबर होता है ma, f बराबर क्या होता है ma, यानी कि बल बराबर m तुम्हारा क्या हो गया, द्रव्यमान, a क्या हो गया, त्वरण। बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या फॉर्मूला बनता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक ना। हम यहाँ से जो है इसका, यहाँ से हम बल का परिभाषा क्या कह सकते हैं, एक नया परिभाषा, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। ये मान लो बल है, ये द्रव्यमान है, और ये क्या है, त्वरण है, दोनों के बीच गुना का संबंध है, गुना साइलेंट है ना। यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, ये जो बल लगाए हैं, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल का बराबर होता है। द्रव्यमान और त्वरण का जो गुना किए उन गुणनफल का क्या होगा, बराबर होगा, गुणनफल का क्या होगा, बराबर होगा। एक और यहाँ हेडिंग है छोटा, ठीक ना, कि बल को मापेंगे किसमें, वो नीचे लिखना है, हम यही लिख देते हैं, इसको बल का SI मात्रक, नीचे लिखे, हाँ, बल का SI मात्रक, ठीक ना, बल का SI मात्रक।
बल का SI मात्रक बल का SI मात्रक होता है, ठीक ना, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी कहते हैं हम लोग न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन, यानी एन। न्यूटन को क्या लिखते हैं? कैपिटल एन से लिखते हैं, ठीक है। यानी हम लोग कहा सकते हैं यहाँ पे एक न्यूटन बराबर ये लिख सकता है तुम लोग, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। बल का SI मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन बोलते हैं, ठीक ना। केजी मीटर इसको क्या पढ़ेंगे? पर, इंग्लिश से पर, हिंदी प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे पूछेगा तो एक न्यूटन को परिभाषित करके, एक न्यूटन क्या है? एक न्यूटन क्या है, ठीक है ना। देखो यहाँ एक न्यूटन की परिभाषा, एक न्यूटन, एक एन बोलेगा, इसका डेफिनेशन लिखो, ठीक है ना। एक न्यूटन की परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, तो उसका डेफिनेशन लिखो एक न्यूटन से। तो लिखना है यहाँ पे डेफिनेशन में कि यानी कि एक न्यूटन क्या है, ये पूछा गया है, तो लिखेंगे इसमें 1 केजी द्रव्यमान की, जिस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो? 1 केजी हो, 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर, 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल के परिमाण को परिमाण को 1 न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन कहते हैं, ठीक है ना। 1 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु है, कोई एक वस्तु है जिसका वजन कितना है? 1 केजी। उस पर क्या हुआ? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया गया, ठीक है ना। तो 1 केजी के वस्तु पर यदि 1 किलोमीटर त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने में जितना भी बल लगेगा, वही बल क्या कहलाएगा? 1 न्यूटन कहलाएगा। इसको नोट करो। तो अगला हेडिंग क्या है? संवेग, ठीक है ना। अगला हेडिंग क्या है? संवेग है। तो पूछेगा कि न्यूटन के दूसरे गति के अनुसार जो है, दूसरे नियम के अनुसार किसकी परिभाषा मिलती है? संवेग की परिभाषा मिलती है, ठीक है ना। या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा संवेग की परिभाषा न्यूटन के किस नियम के अनुसार मिलती है? दूसरे नियम के अनुसार। किसके अनुसार? दूसरे नियम के अनुसार, ठीक है ना। दूसरे नियम से ही संवेग की परिभाषा मिलती है। क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इंग्लिश में इसको मोमेंटम कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा, ठीक ना। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। एरो मार्क लिखेंगे। इसे प्रायः, इसे मतलब किसे? संवेग को। इसे प्रायः पी से, ठीक ना, स्मॉल पी है ये। इसे प्रायः पी से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है।
तो पूछेगा संवेग को किससे सूचित करेंगे? पी से। पी से। कौन सा पी? स्मॉल पी से, ठीक ना। उसके बाद देखो आगे, तो परिभाषा क्या बन जाएगा? P बराबर क्या करा? किसी वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया m, और वेग के, तो वेग को क्या कहते हैं? v, गुणनफल यानी गुना, ठीक ना। परिभाषा हो गया तुम्हारा P बराबर mv, ठीक ना। P बराबर mv, P बराबर mv, यही तुम्हारा क्या हो गया? संवेग का सूत्र हो गया। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। क्या लिखेंगे? संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, यानी P बराबर mv। m है द्रव्यमान, v क्या है? वेग है, ठीक ना। जहाँ तो समझ जाएगा, यहाँ पे m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, और v क्या है? वस्तु का वेग है, ठीक ना। m द्रव्यमान है, v क्या है? वेग है। अगला एरो मार के लिखेंगे, यह मतलब कौन? संवेग, ठीक ना। यह एक सदिश राशि है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है, ठीक ना। तो इसका SI मात्रक, यानी संवेग का SI मात्रक, इसका SI मात्रक। तो अब यहां देखो, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, द्रव्यमान का SI मात्रक होता है तुम्हारा kg। kg क्या होता है? kg। और वेग का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोनों गुना में है ना, तो kg गुना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बन जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सेकंड स्क्वायर ना होगा। वेग का क्या होता है? त्वरण का सेकंड स्क्वायर। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, होता है ना। वेग क्या कहता है? मीटर प्रति सेकंड। और द्रव्यमान का केजी है, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का होता है ना केजी, तो दोनों में हल्का डिफरेंस है। बल का होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, होता है ना, जिसको 1 न्यूटन कहते हैं। और इसका होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। इसको क्या करो, इसको नोट करो। तो अगला हेडिंग क्या? बल का व्यंजक। बल का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, ठीक ना। बल का कुछ और सूत्र भी होता है, ठीक है भाई, यहाँ पे दिखाएंगे बल का व्यंजक, यानी कि बल का और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है। एक तो F बराबर क्या निकाले? ma निकाले ना। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। और देखते हैं और क्या फॉर्मूला निकल सकता है। लिखेंगे, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना है? m है, उसका वजन m है। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, ठीक ना, कोई वस्तु प्रारंभिक वेग v, प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं? u से गतिशील है। प्रारंभिक वेग u से गतिशील है। मान लिया कि कोई वस्तु है जिसका वजन m है, द्रव्यमान m है, ठीक ना। वो u वेग से क्या है? गतिशील है। t समय के बाद, t सेकंड के बाद, t सेकंड तक उस वस्तु पर आरोपित बल, उस वस्तु पर वो संतुलित बल, टी सेकंड तक उस वस्तु पर असंतुलित बल F आरोपित होने से, F आरोपित होने से, F आरोपित होने से उस वस्तु का अंतिम वेग, उस वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है, भी हो जाता है। तो क्या माने, ठीक है, इसमें ये माने
कि एक कोई वस्तु है जिसका वजन जो है, द्रव्यमान जो है वो कितना है, m है, ठीक है ना। जो प्रारंभिक वेग u से क्या है, गतिशील है। t समय के बाद जब, ठीक ना, t समय के बाद जब क्या होता है, उस वस्तु पर एक बल लगता है और संतुलित बल F है, ठीक ना। ये बल लगने के कारण उसका अंतिम वेग v हो जाता है। अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। क्या लिखेंगे, वस्तु का प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग। तो संवेग को किस लिखते हैं, पी लिखते हैं ना। तो प्रारंभिक संवेग यहाँ क्या लगेगा, P1, ठीक ना। संवेग का परिभाषा क्या बताए, m भी, m v के बदले प्रारंभिक वेग हो जाएगा u, mu, ठीक ना। फिर लिखेंगे यहाँ पे वस्तु का अंतिम संवेग, वस्तु का अंतिम संवेग, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, P2 लिखेंगे, ठीक है। P2 बराबर m, उसका अंतिम वेग क्या भी है ना, m भी। इतना कर दिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, संवेग में परिवर्तन, मतलब संवेग में क्या बदलाव हुआ, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, ये हो जाएगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 बराबर, ठीक है ना। P2 माइनस P1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा, तो देखो P2 क्या अंतिम है ना, अंतिम यहाँ क्या m भी माइनस P1 क्या प्रारंभिक है, mu, ये हो गया, ठीक है ना। संवेग में परिवर्तन क्या हुआ, P2 माइनस P1 यानी m भी माइनस mu। अब लिखेंगे यहाँ पे संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, दर यहाँ क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 बाय T बटे T, ठीक ना। ये हो गया। तो P2 कितना है, m भी माइनस P1 कितना है, mu बटे क्या हो जाएगा, T। यहाँ पर देखो लग रहा है कुछ कॉमन बना है, m हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो v माइनस u बटे कितना हो गया, T, v माइनस u बाय T। m यहाँ से क्या किया, बाहर निकाल लिए, m कॉमन ले लिए, m क्या किए, कॉमन ले लिए, ठीक है ना। इतना पहले नोट करो जल्दी ना, इतना कर दिए। उसके बाद यहाँ लिखेंगे या, ठीक है ना, या P2 माइनस P1 बाय T हो गया, या फिर P2 माइनस P1 बाय T बराबर, ठीक है ना, m और v माइनस u बाय T को हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या, इसको हम लोग कहते हैं a, ठीक है ना। तो हम लोग पहला या दूसरा चैप्टर पढ़ चुके, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ठीक है ना। v माइनस u बाय T यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि a बराबर v माइनस u बाय T, जब पिछला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके, ठीक है ना। इतना कर लिए। आगे देखो, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग फिर यहाँ देखो, या P2 माइनस P1 बाय T बराबर m a बराबर जानते हैं f, अभी जस्ट जाने हैं, चूंकि f बराबर m a, पढ़े ना अभी, m a के बदले ये लिख दिया, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो गया, फाइनली परिभाषा हो गया, यही हमारा फाइनली क्या हो गया, या इसी को उल्टा दो, इसीलिए f बराबर P2 माइनस P1 बाय T। यहाँ बल का एक और नया फॉर्मूला मिल गया, एक और व्यंजक मिल गया, ठीक है ना। नहीं, बल बराबर, ठीक है, बल बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय, ठीक। ये हो गया खत्म। यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। संवेग के परिवर्तन में, ठीक है ना, संवेग के क्या, संवेग में जो परिवर्तन होता है वो बल के इक्वल होता है, वो बल के बराबर होता है। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, बाकी क्लास हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।